आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने नए साल की तकरीबात पर पाबंदी आयद न करने पर हुकूमत पर शदीद बरहमी जाहिर की है और सवाल किया कि नए साल की तकरीबात पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। हाई कोर्ट ने मीडिया में आने वाली खबरों को सुमोटो के तौर पर कबूल करते हुए इस मामले पर समाअत की। हाई कोर्ट ने कहा कि एक तरफ सेहत के डायरेक्टर का कहना है कि नया वायरस खतरनाक है, तो ऐसे हालात में नए साल की तकरीबात की इजाजत कैसे दी गई। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि शराब की दुकानों को खोलकर क्या करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र में नए साल की तकरीबात पर पहले ही पाबंदी आयद है। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत क्यों इतनी लापरवाही बरत रही है, जिस पर हुकूमत ने अदालत को बताया कि उसने लोगों को जश्न ना मनाने का मशवरा दिया। हाईकोर्ट ने वाजे किया कि नए साल की तकरीबात को रोकने हुकूमत सख्त इकदाम करे। हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि 7 जनवरी को इस सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन को तयखुन दिया कि मुलाजमीन के PRC और वजीफे की सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे से मुतालिक जनवरी में फैसला लिया जाएगा। प्रगति भवन में TNGO, TGOs, 4th क्लास एम्प्लॉयज यूनियन, रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन के डायरीज और कैलेंडर्स की रस्में इजराई के बाद चीफ मिनिस्टर ने मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में मुलाजमीन की एसोसिएशन और यूनियंस के अहदेदार M राजेंद्र प्रताप, ममता, सत्यनारायण, ज्ञानेश्वर, V रविंदर रेड्डी, गौतम और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। बाद TNGOs के कायद राजेंद्र ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने जनवरी के दूसरे हफ्ते में PRC पर तबादला ख्याल के लिए मुलाजमीन तंजीमों से बातचीत करने का तयखुन दिया और PRC की अमलावरी के अलावा वजीफे पर सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे और मुलाजमीन की तरक्कियों और तबादलों से मुतालिक तमाम फैसले जनवरी में ही करने का वाज़ेह तयखुन दिया। चीफ मिनिस्टर ने यह भी तयखुन दिया कि आंध्र प्रदेश में काम करने वाले तेलंगाना के 850 मुलाजमीन को अंदरून एक हफ्ता आबाई रियासत में खिदमात अंजाम देने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ यूनियंस के कायदीन के तजावीज़ और मशवरों के बगौर समाअत की। मुख्तलिफ कायदीन ने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि किसी भी मुलाजिम के वजीफे पर सुबुकदोशी के दिन ही तमाम इक़साम के फ़वाइद और मराद हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाए, जिससे चीफ मिनिस्टर ने इत्तेफाक कर लिया और आला ओहदेदारों को इस सिलसिले में मुनासिब हिदायत देने का तयखुन दिया। इसी तरह असातिज़ा तंजीमों के कायदीन के साथ अंदरून एक हफ्ता बातचीत करने का भी वादा किया। मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी के लिए तश्कील करदा पे रिवीजन कमीशन यानी PRC के चेयरमैन CR बिस्वाल ने आज अपनी पहली रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हवाले की। इस मौके पर कमेटी के अरकान मोहम्मद अली रफत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्णा राव और मुख्तलिफ मुलाजिमीन तंजीमों से वाबस्ता कायदीन बशमूल तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की सदर ममता और जनरल सेक्रेटरी सत्यनारायण, तेलंगाना सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन के सदर नरेंद्र राव, जनरल सेक्रेटरी यूसुफ मियाँ, तेलंगाना NGOs के सदर राजेंद्र और जनरल सेक्रेटरी M प्रताप भी मौजूद थे। हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। नुमाइश सोसाइटी के सदर व रियासत के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने इस बात की इत्तला दी और कहा कि जल्द ही यह फैसला किया जाएगा कि नुमाइश कैसे मुनक्किद की जाए। चूंकि शादियों और तकारीब को महदूद तादाद में लोगों के साथ मुनक्किद करने की इजाज़त दी गई है, नुमाइश में ज़्यादा लोग आते हैं, इसीलिए 31 जनवरी तक मरकजी वजारत दाखिला के रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की ज़रूरत है। कोविड-19 की नई शक्ल के बारे में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बरतानिया से वापस एक शख्स के इससे मुतासिर होने के मामले के सिवा रियासत में ऐसे मामला दर्ज नहीं किए गए। इन हैदराबाद एवरी ईयर जनवरी 1 से शुरू होकर फरवरी 14-15 तक चलता है, मगर ये साल कोविड आने के बाद जो केंद्र सरकार का जो निबंधन है जनवरी 31 तक ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो निबंधन के हिसाब से अभी कल से शुरू नहीं हो रहा है। ये कब शुरू होने वाला है, कैसा है, वो असेसमेंट करने के बाद केंद्र सरकार जो निबंधन रिलैक्स करने के बाद असेसमेंट करके वो निर्णय लेंगे। मैं समझता हूँ ये ठंडे का सीज़न खत्म होने के बाद, जनवरी खत्म होने के बाद ये वायरस थोड़ा कम होना जैसा दिख रहा है। फरवरी में, मार्च में एक दफ़ा बैठ के कब से चलना वो शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। कुछ पूछना है सवाल?
नहीं, ठीक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 8,32,12,912 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 18,15,342 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,02,66,674 हो गया है, जबकि 1,48,738 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,86,354 हो गई है और 1,541 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 415 नए मामला सामने आए और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 5,974 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि मरकज की आयुष्मान भारत स्कीम के मुकाबले में रियासत की आरोग्यश्री स्कीम काफ़ी बेहतर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम के जरिए रियासत के 80 लाख खानदानों को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि मरकज की आयुष्मान भारत से रियासत के सिर्फ 26 लाख खानदानों को ही इलाज की सहूलत फराहम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हर साल रियासती हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम पर 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि वो आरोग्यश्री स्कीम के लिए हर साल 300 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम करे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल होने की उसूली रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इलाज पर मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत जो भी हुकूमतें रकम खर्च करती हैं वो रकम आवाम की ही होती है। वज़ीर सेहत ने कहा कि मेडिकल सीटों के अलॉटमेंट में तेलंगाना के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी होने की इत्तलात मिली है। इसका जायजा लेने कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र ने कहा कि 10 साल तक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के रूल्स हैं, लेकिन तेलंगाना के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी होने पर हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस के टीके देने के मामले में अभी मरकजी हुकूमत ने कोई वजाहत नहीं की है, ताहम जब कभी भी वैक्सीन सरबराह की जाएगी टीके देने हुकूमत पूरी तरह तैयार है। अब तक टीका अंदाजी पर 10,000 मुलाजिमीन को तरबियत दी गई है। कोरोना की सेकंड लहर जो है तेलंगाना में शुरू हो रही है और सर्दी का मौसम है, इसमें हुकूमत ने क्या डिसीजन लिया? अरे अभी तक सेकंड वेव का वायरस ही नहीं है यहाँ पे, ये शुरू नहीं हुआ है। जो फर्स्ट वेव है वही कम होते जा रहा है, इसीलिए डरने का जरूरत नहीं है। तेलंगाना सरकार ने सब तरफ तैयार है। और जो एक्चुअल गवर्नमेंट जो है अब तक भारत आयुष्मान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं, लेकिन सडनली डिसीजन लेने का रीज़न क्या है? एक्चुअली आयुष्मान भारत में 26 लाख पीपल फैमिलीज को ये बेनिफिट होता है। आरोग्यश्री 80 लाख पीपल को फैमिलीज को बेनिफिट होता है, इसलिए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा। पर बार बार जो केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रेशर किया था, वो इसको कैसा फिट करना, कैसा टैकल करना, कैसा कोऑर्डिनेट करना देखेंगे। अच्छा, कांग्रेस का एलिगेशन है कि MBBS में एडमिशन्स के तहत आंध्र वालों को तेलंगाना को नुकसान हो रहा है। बरतानिया में नई शक्ल के कोरोना वायरस की इत्तलात के दरमियान रियासती हाईकोर्ट ने वहां से आने वाले अफराद के ताउन न करने पर फौजदारी कार्रवाई करने की गुंजाइश का जायजा लेने हुकूमत को हिदायत दी। रियासती हाईकोर्ट ने कोरोना के फैलाव से मुताल्लिक दाखिल होने वाली मफाद आमा की दरख्वास्त पर आज समाअत की। इस मौके पर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ श्रीनिवास राव के वकील ने अदालत को बताया कि बरतानिया से आने वाले 21 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। उनमें कोरोना की नई शक्ल की तहकीक के लिए उनके नमूनों को CCMB रवाना किया गया है। उन्होंने अदालत को मजीद बताया कि बरतानिया से आने वाले कई अफराद गलत रिहायशी पता दे रहे हैं, जिससे उन्हें ढूंढने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि इस मामले में ताउन ना करने वाले अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का जायजा लिया जाए। अदालत ने कहा कि कोरोना की नई शक्ल से हुकूमत को मजीद चौकसी इख्तियार करनी चाहिए। कोरोना के खिलाफ जारी जंग खत्म नहीं हुई। कोरोना की दूसरी लहर का सामना करने के लिए तिब्बी सहूलतों में इजाफा किया जाए। शादी ब्याह की तकारीब में 50 से ज़्यादा अफराद की शिरकत पर कार्रवाई की जाए। इसी तरह राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक की जगह मुतबादिल तरीक़ेकार को इख्तियार किया जाए। बाद अज़ां अदालत ने इस केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। रियासती हुकूमत ने शहर के गांधी हॉस्पिटल में जिगर की पेवंदकारी का सेंटर कायम करने का फैसला किया, जिस पर 35 करोड़ के मसारिफ आयद होंगे। असरी टेक्नोलॉजी से लैस 5 मॉड्यूलर थिएटर्स कायम किए जाएंगे। फिलवक्त शहर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जिगर की पेवंदकारी की जाती है, जिस पर 20 लाख के अखराजात होते हैं, लेकिन हुकूमत ने पहली मरतबा जिगर की पेवंदकारी का सेंटर गांधी हॉस्पिटल में कायम करने का फैसला किया। इस सिलसिले में हुकूमत ने असरी मशीनों की सरबराही का टेंडर को खतियत दे दी है।
इसके लिए कमेटी तश्कील दी गई है। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन सेंटर के क़याम के लिए 35 करोड़ से ज़ायद के मसारिफ आयद होंगे। गांधी हॉस्पिटल में इस सेंटर को कायम करने का हुकूमत ने जो फैसला किया है उसका वह खैर मकदम करते हैं। गांधी हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें हैं। उन्होंने कहा कि जिगर की पेवंदकारी इंतहाई कीमती इलाज है, जिस पर 15 से 20 लाख रुपए के अखराजात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होंगे, लेकिन गरीबों के लिए गांधी हॉस्पिटल में ये इलाज मुफ्त में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने आरोग्यश्री स्कीम के तहत गुर्दे की पेवंदकारी के अलावा दीगर बीमारियों में पेवंदकारी को भी शामिल किया है, जिससे गरीबों को काफ़ी फायदा होगा। वज़ीर-ए-ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बावजूद किसानों को नुकसानात से बचाने के लिए हुकूमत ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए से धान के अलावा मुख्तलिफ अजनास की खरीदी की है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी से आज रियासत में 1.5 करोड़ एकड़ अराजियात सैराब हो रही हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद गुज़िश्ता 6 साल के दौरान लाखों एकड़ अराजियात काश्त के काबिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों को काश्त के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है। हर साल फी एकड़ 10,000 रुपये रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में तकसीम किए जा रहे हैं। जारिया माली साल रैतु बंधु स्कीम के तहत 15,000 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम किए गए। किसानों को काश्त के लिए माली मदद करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। నాగర్ కర్నూలులో వారు ఫ్రీ క్యాంప్ పెట్టినారు. నేను వనపర్తిలో ఫ్రీ క్యాంప్ పెట్టినాను. దాదాపు 600-700 మంది విద్యార్థులకు ఒక 3-4 నెలల పాటు మెటీరియల్, ఉచిత శిక్షణ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పించడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా వారు అది ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి మాసంలో నోటిఫికేషన్కు సన్నద్ధమవుతున్నది. వివిధ శాఖలలో ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి వివిధ శాఖలలో ఉండేటువంటి ఖాళీలన్నింటినీ కూడా आया शाखल आइडेंटिफाई। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि साल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे बंद रहे, जिससे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले नए साल में तमाम वबाएं ख़त्म होंगी और तालीमी इदारे खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इसके लिए समाज के हर तबके के बच्चों को मियारी तालीम से आरास्ता करने 1000 से ज़ायद गुरुकुल स्कूल्स कायम किए हैं, जहां हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हुए कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक ज़माने में सरकारी स्कूलों की हालत काफ़ी अबतर होती थी और तुलबा भी इसमें दाखिला लेने से इनकार करते थे, लेकिन गुरुकुल स्कूलों के क़याम के बाद उन स्कूलों में दाखिला लेने वालों में काफ़ी मुसाबकत देखी जा रही है। ऐसे कई मौके हैं जहां गुरुकुल स्कूल्स में सैकड़ों बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाया। तेलंगाना लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि जिम्मेदारी से फरार होने वाली हुकूमत आवाम के लिए खतरा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में साल 2020 में हुकूमत के फैसले और कारकर्दगी ने आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत आवाम के तरजीहात के मुताबिक काम करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन मुलाजिमीन के हक में काम करने के बजाय अपने मफादात को तरजीह देते हुए KCR के हक में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुलाजिमीन के साथ मुनक़िदा इजलास में टीचर्स एसोसिएशन के कायदीन को तलब न करने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने साल 2020 में 4,20,000 करोड़ के खर्च का बोझ आवाम पर डाल दिया है। 2018 में भी यही बताया था चीफ मिनिस्टर साहब, थोड़े दिनों में हम PRC इंप्लीमेंट करेंगे, आपका सैलरीज बढ़ा देंगे बोल के। आज 2020 है, तो आज भी और एक बार एम्प्लॉयज को धोखा देने के लिए ने एक्शन कर रहे। 3 महीने के लिए PRC कमेटी अपॉइंट करे सो है। आज 31 मंथ्स हो गया, आज तक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं करा। और चीफ सेक्रेटरी अंडर चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी भी अपॉइंट करा एम्प्लॉयज से बात करने के लिए। आज तक वो लोग भी बात नहीं करा एम्प्लॉयज के साथ। पर अचानक आज CM साहब ने वो लोगों को बुला के हम ये करेंगे वो करेंगे बोल के और एक बार वो लोगों को
वो क्या बोलते हैं उसको ख्यालों में लेके जा रहे हैं। और ये एम्प्लॉयज जो यूनियन लोग हैं वो लोग भी वो एम्प्लॉयज के लिए काम करना, उसको छोड़ के चीफ मिनिस्टर साहब के लिए काम करे तो ठीक नहीं रहता। तो मैं उसको वो लोगों को भी अपील कर रहा हूँ, आप जिसके लिए है एम्प्लॉयज के लिए काम करो बोल के मैं वो लोगों को भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक ये 2020 ईयर में पूरा चीफ मिनिस्टर साहब का इनएफिशिएंसी से, ये गवर्नमेंट का इनएफिशिएंसी कोरोना का वजह से बहुत मुसीबत उठाया स्टेट में लोग, और एम्प्लॉयज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखे। अनएम्प्लॉयड यूथ ऑल्सो दे डिडंट गेट एनी जॉब, वो लोग भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करें। और ये चीफ मिनिस्टर साहब विथ हिज अनप्लान्ड और greedy of making money on state government's budget, he has taken the state into nearing about, he bought the debt, the loans nearing about 4,20,000 crores. This is again a serious problem to the state. I appeal these people to think about it seriously. And यही चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया, हम स्टेट में जितने भी कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई थी, लेकिन उसको सिद्दीपेट मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव इस पर जल्द फैसला लें, वो इस सिलसिले में वजीर आला से मुलाकात करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो जनवरी तक इंतजार करेंगे और फरवरी में इसके लिए जद्दोजहद शुरू कर देंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर टीआरएस हुकूमत ने मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया तो 2023 में कांग्रेस इख्तिदार में आएगी और कांग्रेस के वजीर आला से मंजूरी हासिल करते हुए मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। संगारेड्डी हेडक्वार्टर बोले तो उसके देखो, संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेली 1000 लोग आउट पेशेंट आके चेकअप कर लेते थे। देखो, आंदोल से आते, आंदोल, जोगीपेट, नारायण खेड, नहीं तो जहराबाद एंड जोगीपेट, आंदोल एंड नरसापुर, पटनचेरू, बॉम्बे हाईवे, बिदर से भी नहीं, उधर मरपल्ली से, विकाराबाद से कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पब्लिक संगारेड्डी दवाखाना को, गवर्नमेंट दवाखाना को आते थे। इसलिए वहाँ मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल वहाँ भिजा देते थे। वो जब तो दुनिया को मालूम 2013-14 तो एक तरफ तेलंगाना का लड़ाई चल रहा है, वही टाइम पे ये प्रपोजल पूछे, वही टाइम पे हैदराबाद को प्रपोजल चले गया। कहीं बोलते हो गवर्नमेंट दो दवाखाना है संगारेड्डी पे, 20 एकड़ लैंड है, उसका प्रोसेस भी चले गया, दिल्ली को सब चले गए। बाद में ठीक है, वो वक्त ऐसा हुआ, तेलंगाना मूवमेंट चल रहा है, तेलंगाना के लड़ाई चल रहा है, वो टाइम पे ये थोड़ा प्रोसेस लेट हो गया। वहाँ से फिर थोड़ा सीएम रिजाइन कर दिए, बाद में स्टेट डिवाइड हो गया, केसीआर साहब सीएम बन गए। फिर बाद में वही कंटिन्यूटी में वही सैंक्शनों में जब सिद्दीपेट को जब हरीश राव। साबिक पीसीसी सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने रियासत की आवाम के साथ नए साल के मौके पर भोंडा मजाक किया और बीजेपी से खुफिया माहिदा करते हुए आवाम को ज़बरदस्त धोखा दिया। पुन्नला लक्ष्मैया ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर ने किसानों के मसाइल, आयुष्मान भारत और एलआरएस के जरिए तेलंगाना के अवाम के जज्बात से खिलवाड़ किया। लक्ष्मैया ने कहा कि बीजेपी खुफिया माहिदे की बुनियाद पर केसीआर के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है और कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद केसीआर को पूरी उम्र चल्लापल्ली जेल में गुजारने पर मजबूर करेगी। फॉलो करेंगे और थोड़ा फायदा होता बोल के बोल रहे हैं। क्या कब उठे साहब, आप कब आंख खोले, कब आपका दिमाग खुल गया? ये बोल रहे, ये प्रधानमंत्री से आप बोले क्या? ये शर्म की बात है। आपका मुंह नहीं है, मुंह दिखाने का ये नहीं है। इसके वास्ते आपका प्रधान कार्यदर्शी, चीफ सेक्रेटरी, प्रधान कार्यदर्शी प्रधानमंत्री से, तेलंगाना में हम आयुष्मान भाव इंट्रोड्यूस करेंगे, ये शर्म की बात नहीं है क्या? ये ऐसे बहुत चीज़ें ऐसी है। क्या बोला? ओ दिल्ली में मैं फाइट करता हूँ,
भगवान से भी फाइट करता हूँ तेलंगाना के लिए, हैं? क्या करा? वो फेडरल फ्रंट लाता हूँ, बीजेपी को ये करता हूँ, हाँ? कहाँ गए ये बातें? कहाँ है? आप दिल्ली जाके आके 13 दिन फार्म हाउस में सो गया और बैठ गया, बाहर आया नहीं। क्यों? किसी मीडिया को भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। आप आते ही आयुष्मान बहुत अच्छा है, हैं? आप आते ही अभी अपोजिशन आ रहा, हाँ? वो किसानों के बारे में, अब आयुष्मान बहुत कर रहा हूँ, नहीं तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता हूँ, ये एज बढ़ाता हूँ, रिटायरमेंट एज बढ़ाता हूँ। ये खेल अभी बहुत हो गया आपका। हमारे तेलंगाना लोग समझ रहे हैं, समझ के क्या करेंगे मालूम? आपको चर्लपल्ली जेल में बिठाते, वो रोज़ वो दिन बहुत करीब है। मैं बीजेपी वालों से ये करता हूँ, क्या है आप बहुत बहुत बोल रहे हैं केसीआर का करप्शन में, क्यों ये 7 साल में क्यों नहीं किया? आपको दोनों के अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या? कितने दिन रोकते हो वो जेल जाने का? बीजेपी वाले, बीजेपी नेतागण, स्टेट और सेंट्रल कितने दिन रोक सकते हैं आप नहीं रोक सकते। आपके ज़माने में, आपके गवर्नमेंट में नहीं करे तो भी रेस्ट ऑफ द लाइफ केसीआर का चर्लपल्ली जेल में गुजरना पड़ेगा। अगर आप नहीं करे तो अगला आने वाली हमारा सरकार उसको। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा है कि आखिरकार वजीर आला चंद्रशेखर राव ने आयुष्मान भारत को कबूल कर लिया। एक प्रेस नोट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से आयुष्मान भारत पर अमल न करने की वजह से आवाम को हुई मुश्किलात के लिए केसीआर जिम्मेदार है, इसीलिए तेलंगाना की गरीब आवाम से केसीआर माफ़ी मांगे। अगर केसीआर आयुष्मान भारत पर शुरू से अमल करते तो कई अफराद की जान बच सकती थी। बंडी संजय ने मुतालबा किया कि केसीआर अपना मुहासिबा करें और इस स्कीम पर संजीदगी के साथ अमलआवरी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर में आशिक और माशूका के दरमियान शादी के मसले पर झगड़ा हो गया, जिसमें आशिक ने माशूका की पिटाई कर दी। वनपर्ती से ताल्लुक रखने वाली कविता और आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा से ताल्लुक रखने वाले नायक एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन नायक ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर कविता कमीशन से रुजू हुई। आज इस केस की समाअत थी, जहां दोनों में झगड़ा हो गया। మోసం చేశారు, కేసు నడుస్తుంది సార్ హైకోర్టులో. కేసు చూసుకోమని చెప్పండి. మోసం చేశారు సార్, ఎఫ్ఐఆర్ చూపించండి चल तीसरे सर सर మాట్లాడు ఎక్కడ పోతాడు మాట్లాడు దూరం అర్థం కదా ఆఫీస్కి వచ్చావు నువ్వు ఓకేనా మాట్లాడతాను మాట్లాడి ఓకే ఓకే చూస్తామమ్మా जरा हटो, 1 मिनट जरा।
అరే మేము వేస్తామన్నారా వాళ్ళు వేయలే అంటే మొత్తం అట్లనే ఉంటారా? నా పేరు కవిత, నాది మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ అబ్బాయి అశోక్ కుమార్, ముఖ్య అశోక్ కుమార్ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను. ఇంతకు ముందే పోలీస్ స్టేషన్లో రచించారు. కుషేగూడ పోలీస్ వాళ్ళు, సిఐ చంద్రశేఖర్ వాళ్ళందరూ కలిసి నాకు పెళ్లి చేస్తామని ముఖ్యంగా పేపర్ మీద కూడా రాసిచ్చినారు. ఆయన కూడా 1.5 year తర్వాత కూడా నేను కేసీఆర్ గారిని కలిసిన, కేసీఆర్ కూడా కేటీఆర్ని కూడా కలిసిన, వాళ్ళందరూ ఏం చేయలేదు. ఇప్పుడు కోర్టులో వేసినాం అని చెప్పి మళ్ళీ तेलंगाना पुलिस ने रियासत से ताल्लुक रखने वाली एक खातून और उसके बच्चों को बचा लिया जो महाराष्ट्र के एक शख्स को 1 लाख रुपए में फरोख्त कर दिए गए थे। उस शख्स ने खरीदी गई खातून को अपनी तीसरी बीवी बना लिया था। तेलंगाना की वेमुलावाड़ा पुलिस ने खातून और उसके बच्चों को बचाने का कामयाब ऑपरेशन किया। इस खातून का ताल्लुक राजन्ना सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा से है जो शौहर के साथ हुए झगड़े के बाद अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई थी। वो ऑटो के जरिए जिला कामारेड्डी गई और फिर वहां से वो बजरिए ट्रेन सिकंदराबाद स्टेशन पहुंची। इस रेलवे स्टेशन पर खातून को 2 दिनों तक देखते हुए एक मोहम्मद खातून इसको मुलाजिमत की फराहमी का वादा करते हुए महाराष्ट्र के परभनी ले गई। बाद अज़ां इस ज़ईफ खातून ने मोरा नामी शख्स को 1 लाख रुपए में इसे फरोख्त कर दिया। बाद अज़ां इन दोनों ने इस खातून को नासिक के रहने वाले राजाराम के हवाले कर दिया। बाद अज़ां इस खातून को राजाराम के ब्रदर निस्बती बाबू लक्ष्मण जगपत की तीसरी बीवी के तौर पर रहने के लिए मजबूर किया गया। बाबू लक्ष्मण ने अपनी पहली बीवी के चल बसने के बाद दूसरी खातून से शादी की थी, ताहम उसने बाद अज़ां उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। मुतासरा खातून ने वहां से फरार होने की कोशिश की, ताहम जगपत ने उसके बच्चों को हलाक करने की धमकी दी और उसका फ़ोन छीन लिया। खातून ने किसी तरह सेलफोन के जरिए अपने शौहर को कॉल किया। अपनी बीवी की ऐसी हालत पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए खातून के शौहर ने फौरी पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद वेमुलावाड़ा पुलिस ने उस मकाम का पता चलाया जहां से खातून ने फ़ोन किया था और बाद अज़ां उस खातून को वहां पहुंचकर बचाया। पुलिस ने कहा कि मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स की मदद से खातून का पता चलाया गया। लक्ष्मण को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया। तेलंगाना के रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरों के तौसी के हिस्से के तौर पर रियासती वजीर लेबर मल्लारेड्डी, कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा महेश भगवत ने घटकेसर के शिवारेड्डी गुड़ा इलाके में सीसी कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मल्लारेड्डी ने कहा कि ये एक बेहतर कदम है क्योंकि शहरी पुलिस की मदद के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए आगे आए हैं। ये कैमरे शहरियों की सलामती के लिए हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो दीगर इलाकों में भी ऐसे ही सीसी कैमरों की तनसीब के लिए इक़दाम करें। इस मौके पर भगवत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे असरी पुलिसिंग का अहम पहलू है और तकरीबन 66% जराइम की वारदातें उसके जरिए हल की जा रही हैं। उन्होंने 25,50,000 रुपए के सरफे से लगाए गए कैमरों के सिलसिले में ताउन करने पर घटकेसर बल्दिया के जिम्मेदारों की भी सताइश की। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना की आवाम को साल नौ की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि नया साल आवाम के लिए खुशहाल और सेहतमंद हो। गवर्नर ने कहा कि साल 2021 में कोविड-19 की वैक्सीन और आवाम की एहतियाती तदाबीर की वजह से वायरस का खात्मा हो जाए। इस मौके पर वजीर आला चंद्रशेखर राव ने भी रियासत की आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आई है। हाल ही में जो इंतखाबात हुए थे जीएचएमसी में, उसमें लिंगोजीगुड़ा डिवीज़न के जो कॉरपोरेटर हैं रमेश गौड़, उनका इंतकाल हो चुका है और इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने ताज़ियत पेश की है। ये खबर अभी अभी कुछ देर पहले आई है। नाज़रीन, आज के इस बुलेटिन में इतना ही। हम INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद।